नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। और इस अपडेट को दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किए हैं कुछ कंपनीज के इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, तो मैं जरूर कहूंगा मैं किसी न किसी वीडियोस के अंदर आपका इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो सारे वीडियोस को जरूर देखिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेगा। आपको इंडिपेंडेंट एज ए ट्रेडर बनाने के लिए जितने सारे डेटा देखना है, वो सारे चीज मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता रहता हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझना, मेरे वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस में सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको प्रीवियस कुछ कंपनीज की जो डेटा है वो मैं आपको सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना है वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एक देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल, और वो भी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। देखिए, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस करने वाला कंपनी है, वो सारे कंपनीज के ऊपर आज फिलहाल के लिए देखा जाए तो अभी के लिए फिलहाल के लिए बिजनेस खराब हुआ है, मतलब बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस कम हुआ का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, कंपनी की जो सेल्स है वो पिछली बार सेल्स कितना था, 1600 करोड़ के आसपास, और इस बार सेल्स बना है 1400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में एक मेजर करेक्शन देखने को मिला। और पिछले बार कुछ लास्ट जो क्वार्टर्स गया वहां पे कुछ सेल में कुछ करेक्शन नहीं आया। इसका मतलब जून मंथ में जो डेटा आया, तो जून मंथ का डेटा मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ये तीनों मंथ मिलकर जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया उसमें कंपनी का सेल्स डाउन हुए। तो सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर एक्सपेंस तो कंटिन्यू तो जरूर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस तो कम नहीं होगा। तो एक्सपेंस कंटिन्यू करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% कम हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इस बार डाउन हुआ है। और इस प्रॉफिट डाउन होने के कारण शेयर के ऊपर भी एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या फिर से कंपनी खड़ा नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद को अलग लेवल्स में कंपनी का प्रॉफिट जनरेट किया। तो गड़बड़ी पूरे के पूरे सेक्टर में है, मतलब पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के ऊपर है। और वो भी जो जो केमिकल जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, वही कंपनी के ऊपर आज प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जिस कंपनी के ऊपर मतलब स्टडी कर रहे हैं उसकी कंपनी का बिजनेस समझिए। उस कंपनी अगर गिर रहा है तो किस वजह से गिर रहा है वो देखना चाहिए। अगर सेक्टर में प्रॉब्लम है और गिर रहा है तो ठीक है। अगर कंपनी का अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है और उसके बाद गिर रहा है तो उस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि सेक्टर में प्रॉब्लम है आज नहीं तो वो कल वो रिसॉल्व हो जाएगा और पूरा का पूरा सेक्टर भाग जाएगा। पहले बोल चुका हूँ, 2018 से लेकर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था, हर ऑटो सेक्टर गिर रहे थे। और उसके बाद 2000 मतलब 21 के बाद, कोविड के बाद आज ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है, हर कोई कंपनी टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है, आप सिर्फ कंपनीज के बारे में नहीं, कंपनी के सेक्टर के बारे में भी सोचिए। और रही बात इस कंपनी के, तो मुझे जो चीज सबसे बेस्ट लगा, देखिए इस खराब सिचुएशन में कंपनी क्या कर रहा है, इसी को देखकर कंपनी के ऊपर कुछ निवेश करना बनता है। क्या है कंपनी, देखिए फिक्स ऐसे लगातार बढ़ाते चले गए, रिजर्व भी बढ़ते चले गए, और कंपनी का देखिए बोरिंग्स भी बढ़ा। मान लेता हूँ बोरिंग्स बढ़ा, कंपनी ने क्या किया आप देख लीजिए। फिक्स्ड एसेट में हर साल वो क्या कर रहे हैं, खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा वो प्रोसेसिंग के ऊपर लगा के रखे हैं। तो इस बार कंपनी 1000 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में पैसा लगा है। जो 1000 करोड़ नेक्स्ट ईयर में ऐड होता दिखेगा कहाँ पे, ऑब्वियसली फिक्स एसेट में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी देखिए, अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इन्वेस्टर कब का माल बेचकर भाग जाता। अगर इन्वेस्टर ने कोई भी माल नहीं बेचा, एफआईएस के पास पहले जितना था आज भी है, डीएस के पास पहले जितना था उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है, क्योंकि 15% था, आज 14.83% है। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है।
तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ भरोसा तो आपको जताना होगा। तो डिलीवरी की रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी तो उठ रहा है, तो उतना ज्यादा डिलीवरी नहीं है, छोटा मोटा क्वार्टर मतलब एक एवरेज लेवल का डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज का जो चार्ट पैटर्न बना, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन करके दिया, वो लेवल्स ध्यान से देखना। एक लॉन्ग जर्नी का लेवल्स है। कंपनी इस लॉन्ग जर्नी में बहुत बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया, बहुत बार। और मैं आपको ये भी बता कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा, क्योंकि ब्रेकआउट वो कहाँ से करेंगे। देखिए यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यही रेंज को वो ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका किया था। तो मेरे मेरे हिसाब से फिर से वही लेवल को वो टच कर रहे हैं, यहाँ से फिर से धमाका कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से एक इस तरीके से कैंडल मतलब रिवर्सल दिखे, तो मैं एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और मेरा जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं टारगेट इसका हाई लेवल तक रखूंगा। मतलब मेरा एंट्री लेवल होगा और एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखा जाए तो मेरा फंड 2x के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए अभी तक एंट्री नहीं लिया। एंट्री कब लूंगा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना होगा, तभी मैं एंट्री लूंगा। एटलीस्ट ये जो रेंज है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं होल्ड मतलब इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक एक टाइम हर किसी के मतलब अंदर यही चल रहा था कि येस बैंक नो बैंक बन जाएगा, मतलब येस बैंक बर्बाद हो जाएगा, येस बैंक खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अभी मुझे आया था। और जब मैं येस बैंक के ऊपर वीडियो फर्स्ट टाइम से बना रहा था 2020 के जब मैंने चैनल्स को स्टार्ट किया, तब से लेकर देखा जाए तो अ, देखा जाए तो येस बैंक एक ऐसे बैंक है जो बैंक पहले जैसा था आज वो वैसा नहीं रहा। पहले जो मैनेजमेंट टीम था वो मैनेजमेंट मतलब बेकार मैनेजमेंट टीम था। उन्होंने कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कर्जे में डुबा दिया बैंक को, क्योंकि बैंक कर्जे में डूब गया, इसका मतलब सोचिए बैंक के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर बना था। क्योंकि देखिए बैंक का काम क्या था, मैनेजमेंट ने क्या किया, जितने लोन उसको बांटना था वो लोन तो पूरा के पूरे बांट दिए, मगर उससे लोन जो उठाना था वो लोन उठा नहीं पाए। तो इसीलिए बैंक कंटिन्यूअसली कर्जे में डूब गया, क्योंकि बैंक को भी तो कर्जा लेना पड़ता है। बैंक के हाथ में तो पैसा आ रहा है, वो भी तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक के हाथ में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो रिजर्व बैंक से पैसा ले रहा है। उसके साथ साथ कस्टमर जो करंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट्स में जो पैसा रखे हैं, जो एफडी में पैसा जमा कर रहे हैं, वो सारे पैसा मिलाकर बैंक के हाथ में पैसा आता है। उसी पैसे को वो लोन के हिसाब से दूसरों को बांटते हैं और उसी लोन से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। इस तरीके से साइकिल्स चलते रहते हैं। मगर बैंक ने क्या किया था, बैंक का मैनेजमेंट क्या किए थे, कस्टमर से लोन तो लिया, पैसा तो लिया, मगर उसको दूसरों को लोन भी बांट दिया, मगर उसको लोन उठा नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो मतलब लोन नहीं दे पाए। मतलब सारे जानकारी जांच करके ही लोन देना चाहिए था। जैसे आप कहेंगे सर, तो क्या 100% गारंटी है जिसको लोन दिया जा रहा है वो लोन वापस करेंगे। देखिए 100% गारंटी तो नहीं है, मगर बिजनेस अगर समझ के लोन दिया जाए, जैसे आज मान के चलिए एचडीएफसी बैंक, आज मान के चलिए कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्या ये लोग इस सारे बैंक्स का क्या एनपीए ज्यादा है। एनपीए के बारे में बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या एनपीए ज्यादा है। एनपीए का मतलब होता है जो बैंक ने जो लोन दिया वो मार्केट से कितना परसेंटेज उठा नहीं पाए, कितना परसेंटेज पड़े हुए हैं, तो उसी को कहा जाता है एनपीए। और आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके से बैंक को देख लेना कि इसका एनपीए एकदम कम है, एकदम कम। और सोचिए येस बैंक का एनपीए कितना था, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। पहले एनपीए कितना था, पहले एनपीए देखिए 5-5.5% के आसपास एनपीए था। सोचिए 5.5%, 100 रुपये में 5 रुपया एनपीए था, मतलब मार्केट से पैसा उठा नहीं पा रहा है, तो कितना घाटा हो रहा था। तो वो एनपीए को मैनेजमेंट टीम ने कहाँ पे लेके आया, 0.83 से 1% तक। तो कितना शानदार तरीके से मैनेजमेंट ने इसको रिकवरी किया। तो मेरे कहने का मतलब है येस बैंक के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है, फिर से ट्रैक में आ रहा है। टाइम लगेगा, फिर भी इसको ट्रैक में ले आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इस कंपनी जब मतलब डूबने के कगार में थे, तब गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि आप जाकर इस कंपनी के ऊपर पैसा निवेश करिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30% इस कंपनी का स्टेक को खरीदारी किए थे। और सोचिए 30% स्टेक मतलब कितना बड़ा एक अमाउंट्स का इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ने किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई बैंक को डूबने नहीं देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका में जो 2 बैंक डूब गया था,
उसके चलते है ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आया। तो लोगों को मन में यही आया कि अमेरिका जैसे इतने बड़े कंट्री का अगर बैंक डूब रहा है तो उस कंट्रीज का हालत क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक अच्छा डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के चलते हुए कि एलआईसी ने भी पैसा डाला, स्टेट बैंक ने भी पैसा डाला और इसके लिए कंपनी का फिर से ट्रैक में आया। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके येस बैंक फिर से खड़ा हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा है तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं और तो देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखिए बाइंग हो रहा था। अप्रैल में, जून मंथ में, जुलाई में सेल ऑफ किया, अगस्त मंथ में बाई किया गया। उसी तरीके से चार्ट को देखेंगे तो चार्ट कुछ इस तरीके से बना है। मैं चार्ट के बारे में बात करूं तो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और यहाँ पे देखिए कुछ टाइम होल्ड कर रहा है। मैं इंतजार करूं जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन देंगे तो मैं एक एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक। इस लेवल तक मतलब जो टारगेट रहेगा 22.75 रुपीज के आसपास, जो टारगेट बन सकता है 22% के आसपास। और ये टारगेट इजीली बन सकता है ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो हायर रेंज है उसी के नीचे टारगेट बना है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी 100% सियोरिटी नहीं होता, यहाँ पे हमेशा प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। जो अगर कोई लोग अगर मुझे बताएंगे कि सर क्या ये स्ट्रेटेजीज 100% श्योर है, तो मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजीज 100% श्योर नहीं होता। हाँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम किया हूँ और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है इस तरीके से स्ट्रेटेजीज किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से कितने सारे कंपनीज के ऊपर टारगेट अचीव किया है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना तो आप कौन सा कंपनीज के ऊपर मेरे वीडियो से आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी देखने को मिला है, जो स्ट्रेटेजीज आपको टारगेट दिया है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IRFC। तो IRFC जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये एक फाइनेंस कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी ने एक अच्छा खासा कर्जा लेकर रखा है 8.72% के आसपास। और इस जो कर्जा है इसका डेप्थ के हिसाब से देखा है तो बहुत ज्यादा कर्जा है और कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का काम है फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस मतलब अगर रेलवे गवर्नमेंट किसी जगह पे लीज लेना चाहते हैं और वही लीज लाइबिलिटीज के हिसाब से कंपनी लोन्स प्रोवाइड करते हैं और उस लोन से ही कंपनी चलते हैं। और इस कंपनी का खासियत यही है, कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जितने सारे रेलवे कंपनीज है वो सारे कंपनीज इस IRFC के माध्यम से ही लोन ले लेते हैं। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी देखिए अच्छा खासा सेल्स जनरेट किए और उसके साथ साथ कंपनी देखा तो एक्सपेंस एकदम ना के बराबर किए, क्योंकि कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स खर्चा नहीं है, कंपनी का कोई देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्रीज बनाने का खर्चा है वो भी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के एक्सपेंस एकदम ना के बराबर है और इसीलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100% है। और कंपनी के देखिए आधा इनकम भी नहीं है, ना के बराबर है। कंपनी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि कंपनी ज्यादा कर्जा लिया, उस हिसाब से इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है और उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर में थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। कंपनी एक साल में करीबन 250% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज लेवल के आसपास है। तो जब हर पैरामीटर्स अच्छा है तो उस टाइम इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो अभी कहेंगे कि सर जब सबसे ज्यादा तो पब्लिक के पास होल्डिंग्स है प्रोमोटर के बाद, तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा होल्डिंग्स क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कंपनी तो इतना अच्छा खासा काम कर रहा है और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका। तो इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 86.36% और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के नीचे होल्डिंग्स होना चाहिए प्रोमोटर के पास। तो इसका मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 11.36% शेयर उसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तब किसके माध्यम से बेचेंगे? OFS के माध्यम से। तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचेंगे तो इतने शेयर बेचेंगे तो शेयर में करेक्शन होगा, शेयर में गिरावट होगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है। जब OFS के माध्यम से प्रोमोटर माल बेचेंगे तो वो डिस्काउंट में माल खरीदारी करेंगे। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहे थे, उसके बाद जून जुलाई अगस्त में अच्छा खासा बाइंग किए। अगर इसी कंपनी में चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से देखना, एक लंबा जर्नी के बाद यहाँ पे कुछ होल्ड्स किए थे, उसके बाद फिर से जर्नी हुआ, यहाँ पे होल्ड किए, फिर से जर्नी हुआ और फिलहाल के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे देखिए फोमो बाइंग हो रहा है, कंटिन्यूसली एक बाइंग होता जा रहा है। तो कोई मतलब लेवल्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से इंतजार करना होगा आपको इस नीचे लेवल तक। इस लेवल को अगर टच करे उसके बाद फिर से रिवर्सल करे तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा
और इसके टॉप तक मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि ये इस रेंज को कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट करने के बाद होल्ड किया, उसके बाद एक जर्नी दिखाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड करता है और एक फिर से ब्रेकआउट होता है तो मैं एंट्री जरूर लूंगा और यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है IEL। तो IEL के बारे में बात करूँ, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है और 150 के आसपास इसका करंट प्राइस है। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, इस 10 रुपये का कंपनी क्या करने वाला है, 1 रुपया करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 10 शेयर आपको एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये भी आप याद रखना, जब स्प्लिट हो जाएगा प्राइस का भी स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब आप 10 शेयर मिलेगा, इसको देखकर आप खुश हो जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपका 150 का शेयर आप 15 रुपीज हो जाएगा। तो सेम टू सेम हो गया ना। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10 का फेस वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, 150। तो अल्टीमेटली आपका पैसा ही आपको ही मिल रहा है, सिर्फ आपका प्राइस कम कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आपका शेयर ज्यादा मिल रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि सर फिर से अगर 15 से अगर फिर से 150 आए तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। तो वो इस तरीके से कंपनी में कब आएगा, क्या होगा, उसका कोई मैं उतना ज्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। तो स्प्लिट का जो डेट है वो 25 तारीख को दिया गया है। तो 25 तारीख से पहले अगर इस कंपनी का शेयर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपके रिसर्च और आपके खुद के रिस्क के हिसाब से, फंड मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ, आप आपके हिसाब से काम करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।